फ्रेंड्स, आज की कहानी है जब पराये अपने लगने लगे। भाग एक। इस चीख के साथ पल्लवी बीच सड़क पर गिर पड़ी। जिस कार ने टक्कर मारी उसमें से एक दंपत्ति बाहर निकला और घबराते हुए पल्लवी की तरफ दौड़े। दर्द से पल्लवी करा रही थी। खड़े होने की कोशिश की तो दर्द के मारे जोर की चीख निकल गई। वो दंपत्ति जोड़ा घबराया हुआ था। सहारा देकर पल्लवी को खड़ा करने की कोशिश करने लगे। भीड़ इकट्ठा हो गई तमाशा बीनों की। दो चार लोग लगे चिल्लाने उस दंपत्ति पर कि देखकर गाड़ी नहीं चला सकते क्या, चलो इसको पुलिस स्टेशन लेकर चलो। कुछ मारो मारो की आवाजें भी आने लगी। पल्लवी ने अपने दर्द को दबाते हुए सबसे कहा, गलती मेरी थी, मैं बेध्यानी से सड़क पार कर रही थी, आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। ये सुनकर उस दंपत्ति को भी राहत महसूस हुई। उन्होंने सहारा देते हुए पल्लवी से कहा, बेटी हमें माफ करो और प्लीज कार में बैठो, हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। पल्लवी के पास कोई चारा नहीं था। दर्द इतना हो रहा था कि वो खुद ऑटो कर हॉस्पिटल नहीं जा सकती थी। उसने सिकड़ती में सिर हिला दिया। हॉस्पिटल में एक्सरे करने पर पता चला कि मल्टीपल फ्रैक्चर है पाँव में, एडमिट करना पड़ेगा। पल्लवी अब घबरा गई। उसकी घबराहट देखकर बलवंत जी और सरोज जी ने, वो दंपत्ति जिनकी कार से एक्सीडेंट हुआ था, उसकी हिम्मत बढ़ाई और बोली, बेटी हमारी गलती से ये सब हुआ है, तुम्हें इतनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। तकलीफ तो हम नहीं बांट सकते, लेकिन तुम्हारे इलाज और हॉस्पिटल का सारा खर्चा हमें उठाने दो, इस तरह हम थोड़ा प्रायश्चित कर पाएंगे। पल्लवी ने कहा कि नहीं नहीं, आप लोग ऐसा मत सोचिए, गलती मेरी ही थी, मेरा ध्यान कहीं और था। आप लोग बस मुझे किसी छोटे हॉस्पिटल में एडमिट करा दीजिए, यहाँ का खर्चा हम नहीं दे पाएंगे, और कृपया मेरे चाचा और चाची तक खबर भिजवा दीजिए। मेरा फ़ोन भी टूट गया है, नहीं तो मैं ही बता देती। बलवंत जी ने कहा, हम ज़रूर तुम्हारे घर कवर कर देंगे, लेकिन तुम्हारा इलाज इसी हॉस्पिटल में होगा और खर्च की तुम चिंता मत करो, ये हमारी जिम्मेदारी है, अब इस बारे में अब कुछ नहीं सुनूंगा। बोलकर वो हॉस्पिटल की औपचारिकता पूरी करने चले गए। प्लास्टर लगाकर पल्लवी को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। बलवंत जी और सरोज जी ने पल्लवी से विदा लेते हुए कहा, तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो बेड की साइड में लगी बेल बजाकर किसी को बुला लेना। स्टाफ से मैंने बात कर ली है, वो तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे। हम शाम तक आते हैं, और हाँ, तुम अपना पता बता दो, हम जाकर तुम्हारे चाचा और चाची को भी खबर कर देते हैं, वो लोग भी तुम्हारे नए पहुंचने से घबरा रहे होंगे। पल्लवी ने उन्हें पता लिख कर दे दिया और धन्यवाद कहा। बलवंत और सरोज जी वहां से निकलकर पल्लवी के बताए पते पर पहुंचे। चोल वाला एरिया था। गाड़ी को गली के बाहर ही खड़ी करके वो लोग पूछते हुए उसके घर तक पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया। एक अधेड़ उम्र की महिला ने दरवाज़ा खोला और आश्चर्य से देखने लगी कि सूट बूट में उसके घर ये कौन लोग आए हैं। बलवंत जी ने ही बात शुरू की, देखिए हम लोग बहुत शर्मिंदा है, आपकी भतीजी पल्लवी का एक्सीडेंट हमारी गाड़ी से हो गया था, हमने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है, उसका फ़ोन बीच में टूट गया है, जिससे वो आप लोगों को सूचित नहीं कर पाई, हमें माफ़ कर दीजिए। सारी बातें सुनकर चाची के मन में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वो सोच रही थी कि अच्छा हुआ बला तो छूटेगी ही, और हॉस्पिटल का खर्चा अलग गले पड़ जाए, ऊपर से महारानी की सेवा भी करनी पड़ेगी। बलवंत जी ने टोका, हम आपको लेने आए हैं, चलिए, आप लोगों को देखकर उस बच्चे की हिम्मत बढ़ेगी। चाची ने झट से कहा, हम नहीं जानते किसी पल्लवी को, हमारी कोई भतीजी नहीं है, आप लोग जाइए यहाँ से, और धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया। अच्छा हुआ पीछा छूटा बला से। ये बड़बड़ाहट बाहर बलवंत जी और सरोज जी को सुनाई दे गई। बलवंत जी और सरोज जी अवाक रह गए। उनकी समझ में नहीं आया कि अब वह क्या करें। दोनों आकर कार में बैठ गए। तभी सरोज जी ने कहा, गलती हमसे हुई है, जब तक वो बच्ची ठीक नहीं हो जाती हमें ही उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। घर चलकर उसके लिए कुछ खाना बना कर ले चलते हैं, और हाँ, अभी उसे कुछ नहीं बताएंगे। उसकी चाची ने जो कुछ भी बोला। गहरी सांस लेते हुए बलवंत जी ने गाड़ी घर की तरफ ले ली। 7 बजे के करीब वो लोग पल्लवी के कमरे में थे। पल्लवी से उन्होंने झूठ बोल दिया कि घर पर कोई नहीं मिला, ताला लगा हुआ था, हम फिर जाकर देखेंगे। सरोज जी ने बहुत प्यार से उसे खाना खिलाया और बोली, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे जब तक तुम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाती। जाते हुए प्यार से पल्लवी के सर पर हाथ फेरा तो पल्लवी भी मुस्कुरा दी। मन ही मन शायद वो सच्चाई जानती थी। रोज सुबह बलवंत जी ऑफिस जाते हुए उसका हाल चाल लेते और घर का बना खाना लेकर आते थे। शाम को सरोज जी आ जाती, कुछ किताबें भी लाकर रख दी थी उन्होंने। कभी कभी उनके साथ उनकी 6 साल की पोती भी आ जाती। उससे बातें करके पल्लवी का दिल भी बहल जाता।
4-5 दिन बीते होंगे। पल्लवी अपने भविष्य का लेकर उदास हो रही थी। यहाँ से निकलकर अगर चाचा चाची ने उसे घर पर रहने से मना कर दिया तो वो क्या करेगी। आंख से आंसू निकल पड़े। तभी सरोज जी ने कमरे में प्रवेश किया। रोते देखकर उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा, मत परेशान हो, कुछ ही दिनों की बात है, तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगी। पल्लवी सहानुभूति पाकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, आंटी मैं जानती हूँ आप लोग मेरे घर गए थे और अंदाजा लगा सकती हूँ क्या हुआ होगा वहाँ पर। माँ तो मुझे जन्म देते ही चल बसी और बाबा भी मुझे छोड़ गए 2 साल पहले जब मैं 12वीं कक्षा में थी। बहुत मुश्किल से उन्होंने मुझे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया। उनके गुजरते ही मेरे चाचा चाची का रवैया पूरी तरह से बदल गया मेरे प्रति। पहले भी ठीक तो नहीं था पर बाबा का लिहाज करके मुझे इतना परेशान नहीं करते थे। बाबा के गुजरते ही मुझसे कहा, हम नहीं पढ़ा सकते तुम्हें, घर का काम करो बस, अगर यहाँ रहना है तो। दोनों चचेरे भाई छोटे होते भी अपनी माँ के साथ मिलकर मुझे परेशान करते थे। मैं आगे पढ़ाई करना चाहती थी। बहुत मुश्किल से उन्हें राजी किया। घर का काम निपटाकर कॉलेज जाती और लौटकर 4-5 ट्यूशन पढ़ाती थी जिससे मेरी पढ़ाई का खर्च चल रहा था। आज ही डॉक्टर साहब को मैंने पूछा तो वे बोले अभी 1 महीना लगेगा मुझे पूरी तरह से ठीक होने में। अब आप लोग ही बताइए आंटी, 1 महीने तक कौन रुकेगा मेरे लिए, मेरे सारे ट्यूशन छूट जाएंगे। चाचा चाची भी मुझे शायद ही घर पर रहने देंगे। उनके तो सर से बला टल गई, ऐसा सोचते होंगे। सरोज जी सब सुन रही थी और परेशान भी हो रही थी। कैसे इस छोटी बच्ची को इतनी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। वो इसी सोच विचार में थी कि पल्लवी की किस प्रकार से मदद कर सके और उसके स्वाभिमान को ठेस भी न पहुंचे। अगले दिन शाम को जब सरोज जी आई तो साथ में उनकी पोती पिंकी भी थी और उसका स्कूल बैग भी। पल्लवी अचरज से दोनों को ही देख रही थी तो सरोज जी ने कहा, पल्लवी हम लोग पिंकी के लिए ट्यूशन ढूंढ ही रहे थे। कल जब तुमने बताया कि तुम ट्यूशन पढ़ाती हो तो मेरी समस्या का समाधान मिल गया मुझे। मुस्कुराते फिर कहा, देखो मेरी पिंकी बहुत चंचल है, देखे तुम उसे पढ़ा सकती हो या नहीं। पल्लवी मुस्कुराने लगी। उसे सरोज जी की चतुराई समझ आ रही थी। उसने भावुक होते हुए कहा, आंटी मैं आपका उपकार कभी नहीं भूल सकती। सरोज जी ने उसे झूठ मूठ में डांटते हुए कहा, चलो चलो बातें छोड़ो और लग जाओ काम पर। पल्लवी ने बेड पर ही पिंकी को पढ़ाना शुरू कर दिया। उसका पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था कि 2 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। पिंकी भी खुश और उसकी दादी सरोज भी खुश हो गई। अब ये सिलसिला चलता रहा। 1 महीना बीत चुका था। आज पल्लवी को छुट्टी मिलने वाली थी हॉस्पिटल से। बलवंत जी और सरोज जी दोनों ही आए थे उसे लेने। बलवंत जी रिसेप्शन पर ही रुक गए औपचारिकता निभाने के लिए और सरोज जी पल्लवी के रूम में आ गई। उनके हाथ में एक पैकेट था जो उन्होंने पल्लवी को देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए कपड़े हैं, हॉस्पिटल के कपड़े चेंज कर लो, घर जाना है। पल्लवी ने कपड़े लिए और बाथरूम में चली गई। नल चालू कर बहुत देर तक रोती रही कि ये अनजान होकर मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं और जो मेरे अपने हैं कभी झांकने तक नहीं आए। दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ सुनकर उसने नल बंद किया और कपड़े बदल कर बाहर आ गई। सरोज जी उसकी आंख देखकर ही समझ गई थी कि वो रो रही थी। बाहर आकर पल्लवी ने गाड़ी में बैठते हुए कहा कि आप लोग मुझे मेरे घर तक छोड़ दें। आपने जितना मेरे लिए किया मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। बलवंत जी ने कहा, बेटा हम अच्छी तरह जानते हैं आप किन विचारों से गुजर रही हो और ये भी कि आपके चाचा चाची आपको अब दोबारा अपने घर नहीं रखेंगे। आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। पिंकी भी आपसे बहुत घुल मिल गई है। आप उसे पढ़ाइए और हमारे साथ ही रहिए। पल्लवी कुछ नहीं बोल पाई, बस उसकी आंख से आंसू गिरते रहे। आंटी ने प्यार से उसका सर सहलाया और कार चल पड़ी। घर में भी सरोज जी के बड़े बेटे राकेश और बहू आराधना ने बहुत प्यार से उसका स्वागत किया। पिंकी तो देखते ही दौड़कर लिपट गई, मेरी टीचर जी आ गई, मेरी टीचर जी आ गई। सरोज जी ने पल्लवी का परिचय सबसे कराया और एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरा छोटा बेटा विजय है, दिल्ली में इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है, 1-2 दिन में ये भी आने वाला है। पल्लवी के रहने का सारा इंतजाम गेस्ट रूम में अच्छी तरह कर दिया गया था। आराधना ने 2 दिन बाद सब कहीं गए हुए थे। पल्लवी ने सोचा सबके लिए कुछ बनाकर रखती हूँ, सब मेरा इतना ख्याल रखते हैं। वो किचन में थी तभी किसी ने पीछे से आकर जोर से उसे पकड़ लिया और गोल गोल घूमते हुए बोलने लगा, भाभी भाभी मिठाई खिलाओ, मुझे इसी शहर में प्लेसमेंट मिल गया है। हुर्रे हुर्रे घूमते हुए उसकी नज़र किचन के दरवाजे पर खड़ी भाभी आराधना पर पड़ी। झट से उसने हाथ में उठाई मिठाई पल्लवी को खिला दी। पल्लवी हड़बड़ाते हुए थोड़ी दूर खड़ी हो गई। आराधना का हंस हंस कर बुरा हाल था और विजय भी आराधना को तो कभी पल्लवी को देख रहा था।
उसे पल्लवी के बारे में कुछ नहीं पता था। आराधना ने विजय का कान पकड़कर खींचते हुए कहा, देवर जी देख तो लिया करो। भाभी मुझे क्या पता, घर में घुसा तो कोई नहीं दिखा। किचन से आवाज आ रही थी तो मुझे लगा आप हो, पर यहाँ तो गड़बड़ हो गई। अपना सर खुजलाते हुए विजय ने कहा, मैं तो आप सबको सरप्राइज देना चाहता था और आपको ही सरप्राइज मिल गया। क्यों? हंसते हुए आराधना ने विजय की बात काटते हुए कहा। बलवंत जी और सरोज जी भी घर के अंदर आ चुके थे। आराधना हंस हंस कर विजय की बात सबको बता रही थी। विजय ने कहा, अब बस भी करो भाभी, और मम्मी पापा के पैर छूकर प्रणाम किया। फिर सब ड्राइंग रूम में बैठ गए और बातों का सिलसिला चलता रहा। विजय पूरे उत्साह के साथ सबको अपनी प्लेसमेंट की बातें बता रहा था। फिर सबके लिए लाए हुए गिफ्ट निकाल निकाल कर देने लगा। पिंकी तो अपनी पसंद की गुड़िया पाकर मस्त हो गई। सबको गिफ्ट देने के बाद विजय पल्लवी के पास गया और धीरे से बोला, किचन वाली गड़बड़ के लिए मुझे माफ़ करिए, और मुझे पता नहीं था आपके बारे में, तो कोई गिफ्ट नहीं है मेरे पास में। पल्लवी ने सर झुकाए हुए ही कहा, कोई बात नहीं। इतने में सरोज जी ने आवाज़ दी, पल्लवी, आराधना, सबको भूख लगी होगी, तुम लोग खाना लगाओ, फिर वही बातें करेंगे। पल्लवी और आराधना खाना लगाने लगी। टेबल पर भी बात करते हुए विजय की नज़र बार बार पल्लवी की तरफ ही जा रही थी, जो चुपचाप नजरें झुकाए खाना खा रही थी। उसकी झुकी हुई आंख ही विजय को बार बार देखने के लिए मजबूर कर रही थी। तभी आराधना भाभी ने फिर छेड़ा, क्यों देवर जी, कैसा बुद्धू बने? विजय ने भी नहले पर दहला मारा। अरे भाभी, मैं तो पहले ही समझ गया था, मैंने किसी और को उठा लिया है। कहाँ ये फूल सी हल्की और कहाँ अब गोभी का फूल। सुनते ही सब खिलखिलाकर हंस पड़े और पल्लवी हंसी छुपाते हुए शर्म से गड़ी जा रही थी। उसे इस तरह शर्माता देख विजय की नज़र उस पर से हटी नहीं रही थी। खाना खाकर सब लोग अपने रूम में चले गए। सरोज जी ने दूध का गिलास लिया और विजय के कमरे में चली गई। उनको देखते ही विजय बिस्तर से उठ बैठा। अरे मम्मी, मुझे आवाज़ दे देती, मैं आकर ले लेता। कोई बात नहीं विजय, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। सरोज जी ने कहा। हाँ हाँ बोलिए मम्मी, विजय ने कहा। सरोज जी ने पूछा, तुम्हें पल्लवी कैसी लगी? विजय हड़बड़ा गया, आंखें नीची करते हुए कहा, अच्छी है, लेकिन आप क्यों पूछ रही है? सरोज जी ने पल्लवी की पूरी बात विजय को बताई और फिर कहा, बेटा, इतने दिनों से हमने पल्लवी को अच्छे से परखा है। वो बहुत ही अच्छी और स्वाभिमानी लड़की है। मैंने और तुम्हारे पापा ने उसे तुम्हारे लिए पसंद किया है। तुम्हारी जॉब भी लग गई है और हम चाहते हैं पल्लवी से तुम्हारी शादी कर दे, फिर उसे भी यहाँ रहने में कोई संकोच नहीं होगा। सुनकर विजय ने धीरे से कहा, आप लोग मेरे लिए जो भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। सरोज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम्हें पल्लवी अच्छी लगी? बच्चों, डाइनिंग टेबल पर ही मुझे पता चल गया था कि तुम्हें पल्लवी अच्छी लगी। विजय शर्मा गया। सरोज जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा, मेरा बेटा शर्माता भी है, और हंसते हुए वहाँ से चली गई। अगली सुबह बलवंत जी और सरोज जी ने पल्लवी से भी बात की। देखो बेटी, तुम हमें बहुत पसंद हो अपने विजय के लिए। अगर तुम्हें हम लोग भी पसंद है तो बोलो, तुम्हें बहू के रूप में पाकर हम लोगों को बहुत खुशी होगी। सुनकर पल्लवी उनके पैरों में गिर पड़ी और रोने लगी और कहा, आप लोगों ने मेरे लिए अपनों से भी बढ़कर किया है। मैं ये ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगी। आप आज्ञा भी दे सकते थे मुझे, फिर भी मैं इनकार नहीं करती, किंतु यहाँ भी मुझे इतना सम्मान दिया और मुझसे पूछ रहे हैं। बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ मैं खुद को। जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी, वो आप सहर्ष मुझे दे रहे हैं। सरोज ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। आज पल्लवी को उसके बाबा की बात बहुत याद आ रही थी। जब भी उसे परेशान देखते थे कहते थे, मेरी प्यारी बिटिया, घबरा मत, धैर्य रख, किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। आज पल्लवी को लगा उसका वक्त आ गया था और बाबा के आशीर्वाद से अब किस्मत भी चमक गई है। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें।